गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन हम शुरू कर चुके हैं और उसके कुछ टॉपिक भी पढ़ चुके हो तुम। अब आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम जो कि जैव उत्प्रेरक कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन से जुड़ी हुई अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम की सहायता से संपन्न होती हैं। ये एंजाइम बाहर से हमें नहीं बनाने पड़ते, बाहर से नहीं बनाते इनको हमें प्रकृति ने हमारे शरीर में ही दे के भेजा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं वो उत्प्रेरक, देखो वैसे भी तुमने सुना होगा कि जो प्रकृति है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो प्रकृति ने जिन उत्प्रेरकों को बनाया है तो वो भी कुछ अलग ही होंगे सामान्य उत्प्रेरकों से, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो वो जो खासियत है वही मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है कि ये उन उत्प्रेरकों से जिनको हम इस्तेमाल करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, उनसे किस प्रकार भिन्न है, इनके कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं कि जो इनको विशेष बनाते हैं, अलग करते हैं बाकी उत्प्रेरकों से। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि ये जैव उत्प्रेरक है। जैविक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए इनका उपयोग होता है। बाकी जो उत्प्रेरक है जैसे निकेल है तो उसको हम अपने शरीर में नहीं इस्तेमाल कर सकते अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, इनका जैव अभिक्रियाओं को संपन्न करने में उपयोग किया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक हैं और इनमें विशेष रूप से नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। फिर अत्यधिक सक्रिय है और नेचर इनकी प्रोटीन की होती है। कार्बनिक यौगिक हैं और कार्बनिक यौगिक अपने आप में प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें से प्रोटीन के जैसी प्रकृति एंजाइम की होती है। अत्यधिक सक्रिय का मतलब है कि जो एक गिनती करके देखा गया है कि लगभग 10 लाख अणुओं को 1 सेकंड में एक एंजाइम तोड़ देता है। बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। अति विशिष्ट का मतलब है कि जैसे एमिलेज एंजाइम होता है, स्टार्च के ऊपर काम करता है। तो अगर स्टार्च नहीं है, हमने किसी दिन रोटी नहीं खाई, चपाती नहीं खाई, चावल नहीं खाया, एमाइलेज तो बनेगा, हमारे शरीर के अंदर बनेगा, लेकिन वो किसी दूसरे फूड मटेरियल को या आहार को जो हमने खाया है उसको पचाने में सहायता बिल्कुल नहीं करेगा। वो रखा रहेगा हमारे शरीर के अंदर, बना रहेगा हमारी लार के अंदर, लेकिन किसी दूसरे को तोड़ने में सहायता बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये इनकी अति विशिष्टता है कि इनको जिसके ऊपर काम करना है उसी के ऊपर काम करते हैं। जिन जैविक अभिक्रियाओं में भाग लेना उन्हीं में भाग लेते हैं, बाकी में भाग नहीं लेते। उसके बाद आता है सम पीएच का मतलब कि जो एंजाइम होते हैं उनकी एक पीएच निश्चित होती है। पीएच जो 0 से शुरू होकर और 14 पीएच तक होती है। तो प्रत्येक एंजाइम की पीएच निश्चित होती है। ये अभी जब उदाहरण में बताऊंगी तो उदाहरण में इस पीएच के बारे में हम वापस से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं समताप। हमारे शरीर का जो तापमान है वो, अगर तुमने अभी तक पढ़ा है या तुम्हें मालूम है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो बदलता नहीं है, एक जैसा ही है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही तापमान रहता है और उसी तापमान पर एंजाइम सक्रिय है। अगर हमें बुखार हो जाए, तापमान बढ़ जाए शरीर का, तो एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे, खाना नहीं पचेगा शरीर के अंदर। और अगर किसी वजह से हमारा बीपी लो हो, शरीर का तापमान कम हो जाए, तो भी भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि एंजाइम उस पर भी सक्रिय नहीं होंगे। वो मना कर देंगे काम करने से कि जब तक शरीर का तापमान अपना ओरिजिनल तापमान नहीं आएगा, वास्तविक तापमान नहीं आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, तब तक वो काम नहीं करेंगे। फिर एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, सह एंजाइम और कोफैक्टर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके साथ विटामिन मिलकर काम करते हैं। एंजाइम तो शरीर में बन ही रहे हैं, विटामिन भी तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो अगर वो एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, तो उसको सह एंजाइम बोला जाता है। उसके लिए एक अलग से हम टर्म दे देते हैं जिसको सह एंजाइम बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? साथ में काम करने वाला धातु का कोई परमाणु। अगर कोई धातु परमाणु एंजाइम के साथ जुड़कर काम करता है, उसकी अभिक्रिया को और बढ़ा देता है और तीव्रता से कर देता है, तो उसको कोफैक्टर बोला जाता है।
अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च के ऊपर काम करता है। अब ये एमाइलेज एंजाइम हमारे शरीर में लार में इसका स्रावन किया जाता है। जो लार आती है खाने को देखने पर, हमारे मुंह में जो लार आती है, सलाइवा आती है, उसके अंदर ये एंजाइम उपस्थित होता है। फिर लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तीन और एंजाइम मैंने लिखे हुए। ये तीनों की तीनों हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उस आंत के रस में उपस्थित होते हैं। आंत्र रस जो हमारी आंत से निकलने वाला रस होता है, जो केवल भोजन को पचाने के समय ही निकलता है, हमेशा नहीं निकलता, उसमें ये तीनों उपस्थित होते हैं। तीनों का काम क्या है? देखो, लाइपेज वसा को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, पर कब तोड़ता है? अम्लीय माध्यम, जब माध्यम अम्लीय होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है। ये पीएच देखिए यहाँ पर, पीएच का मान जब 7 से कम होता है, पीएच का मान 7 से कम कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर, पेट के अंदर होता है। ठीक है, उस पेट के अंदर क्यों 7 से पीएच होता है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन चल रहा होता है, तो इसलिए अम्लीय माध्यम होता है, और अम्लीय माध्यम में पेप्सिन सक्रिय होता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। उसके बाद अगर ट्रिप्सिन एंजाइम साथ साथ, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों साथ साथ बनते हैं आंतरिक रस में, लेकिन ये काम कब करेगा? जब अम्लीय माध्यम हट जाएगा। और अम्लीय माध्यम कब हटता है? जब हमारा जो भोजन है, खाया हुआ भोजन है, जब वो आंत में पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां पर क्षारीय माध्यम आएगा, क्योंकि वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, और पीएच वहां पर 7 से ज्यादा हो जाएगी। तब ट्रिप्सिन अपना काम करना शुरू करेगा। जो प्रोटीन के अणु, जटिल अणु जो बचे रह जाते हैं, जो पेप्सिन नहीं तोड़ पाता, फिर उनको तोड़कर ये बदल देता है पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स फिर पेप्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, और इस तरह करके प्रोटीन पूरी तरह से छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाती है, उन अणुओं में विभाजित हो जाती है जो आसानी से हमारे रक्त के अंदर घुल सकती है। एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एंजाइम के बारे में हमने इतनी विशेष बातें पढ़ी हैं कि इतना विशिष्ट होता है, इसकी क्रिया इतनी विशिष्ट होती है, इतना अधिक सक्रिय होता है, और जैविक अभिक्रियाओं को केवल एंजाइम ही पूरा कर सकता है। तो ये सारी बातें इसको विशेष बना देती हैं। तो विशेष बनाने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि को जानना जरूरी है कि ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या क्रियाविधि ये अपनाता है कि जिससे विशिष्टता आ जाती है इसकी। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, ई का मतलब है यहाँ पर एंजाइम, एस सबस्ट्रेट है, अंग्रेजी का शब्द है, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं। ये एंजाइम है, इस एंजाइम की कुछ विशिष्ट संरचना बनी हुई है। इसके अंदर थोड़ी जगह है जिसको मैंने सक्रिय स्थान लिखा। सक्रिय स्थान लिखने के पीछे का कारण क्या है कि जिस अभिकारक से इसको अभिक्रिया करनी है, उस अभिकारक को पता है कि वो उसको यहीं पर आकर जोड़ना है, इसी सक्रिय स्थान पर आकर जोड़ना है। यहाँ नहीं जोड़ना, यहाँ नहीं जोड़ना, यहाँ नहीं जोड़ना, और कहीं नहीं जोड़ना, केवल सक्रिय स्थान पर जोड़ना। तो अभिकारक जैसे ही एंजाइम को खोज लेता है, या एंजाइम जैसे ही अभिकारक के पास पहुंच जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी देर नहीं लगाता, अभिकारक और एंजाइम एक संकुल बना लेते हैं। ऐसे समझो कि ताला चाबी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताले की एक ही चाबी होती है, वो चाबी हमने ताले में लगाई, लगाने के बाद हमने उसको घुमाया, तो जब ताला और चाबी, ना तो ताला खुल रहा है ना ही ताला बंद है, चाबी उसके अंदर लगी हुई है, ये वो संकुल बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, एंजाइम अभिकारक संकुल, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में से कोई भी अलग नहीं है। इस तरफ भी नहीं ले जाया जा सकता अभिक्रिया को, इस तरफ भी नहीं ले जाया जा सकता अभिक्रिया को। अब थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्या होगा, चाबी को हमने घुमा के छोड़ा हुआ है, ताला अपने आप ढीला हो जाता है, तो ताले के ऊपर वाला पार्ट अपने आप ढीला हो जाता है। यहाँ भी कि ये जो बंद यहाँ बीच में मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये अपने आप थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर मतलब जितनी देर में बोल रही हूँ उससे कम समय में ये अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाएगा, अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगा। और जो यहाँ पर अभिकारक जुड़ा था इसके साथ, वो अभिकारक उत्पाद के रूप में टूट जाता है। जैसे यहाँ मैंने 2 भाग लिए हैं, तो जरूरी नहीं 2 ही भाग बने, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है, और उत्पाद एक भी रह सकता है, वो निर्भर करेगा कि क्या उत्पाद, क्या अभिकारक है, ठीक है। तो ये एंजाइम की क्रियाविधि थी, और एंजाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं। और ये अभी अपने चैप्टर में एक जैव अणु करके एक चैप्टर है, उसमें भी वापस आएगा एंजाइम।
तो इसे यहाँ इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है।